हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के लिए। अगर उस टाइम इस ब्लैक बॉडी की अगर डिस्कवरी ना हुई होती तो शायद आज बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट भी ना हुई होती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में, और बेसिक इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, और साथ ही जो ब्लैक बॉडी का जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है उसके बारे में हम आज की इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं, ब्लैक बॉडी, और थर्ड वर्ड आता है अपने पास रेडिएशन। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी का ब्लैक होना कोई जरूरी नहीं है, वो किसी भी कलर की हो सकती है। ठीक है, और रेडिएशन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फोटोन को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी होती क्या है, ये एक ऐसी बॉडी है जो हर टाइप के रेडिएशन को परफेक्टली एब्जॉर्ब कर सके और परफेक्टली उसको जब छोड़ने की बारी आए तो उसको छोड़ भी दे। ठीक है, परफेक्टली एब्जॉर्बर होगी और परफेक्टली एमिटर होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बोला हर टाइप की रेडिएशन को, हर टाइप की रेडिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है, गामा रे, एक्स रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, यूवी, रेडियो, माइक्रोवेव। ठीक है, ऑल स्पेक्ट्रम की लाइट को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती होगी, और ऑल स्पेक्ट्रम की लाइट जो उसने एब्जॉर्ब की है उसको इमिट करने की क्षमता भी वो रखती होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और एक बात और है इसमें कि जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, एमिटर भी होता है। ठीक है, अब आइडियली अगर मैं ब्लैक बॉडी की बात करूँ तो 100% आइडियल ब्लैक बॉडी कोई होती नहीं है। ठीक है, और अगर 100% आइडियल ब्लैक बॉडी होती तो वो फिर अपने को दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने को तभी दिखाई देती है जब उसके ऊपर लाइट गिर के अपने आंखों में आए। ठीक है, अगर वो 100% तक उसके ऊपर गिरने वाली 100% रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले तो लाइट रिफ्लेक्ट होके तो आएगी नहीं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी तो हम फिर उस ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख सकते। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है। और दूसरा, 100% तक आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होती, अप टू 95% या अप टू 90% अपने पास ब्लैक बॉडी होती है। जैसे प्लेटिनम ब्लैक है या फिर सन है, इनको हम आइडियल ब्लैक बॉडी के अंदर ही काउंट करते हैं, पर ये अप टू 95% तक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। या फिर अपने पास एक और होता है जो बालू मिट्टी होती है, जिसको बालू रेत बोलते हैं। बालू रेत भी एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। बालू रेत, हाँ, जो रेगिस्तान में मिलता है ना, बालू रेत, ये वाला भी किसकी तरह बिहेव करता है, ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। आपने देखा होगा गर्मी के अंदर जितनी गर्मी होती है उतना ज़्यादा ये गर्म होता है, रात को उतना ही ज़्यादा क्या होता है, ये ठंडा होता है। मतलब जितना ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, रात को वो सारी रेडिएशन परफेक्टली एमिट भी कर देता है। ठीक है, हाई बात समझ। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिख रखा है, ए ब्लैक बॉडी विच एब्जॉर्ब और इमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन लाइक गामा रे, एक्स रे, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो, माइक्रोवेव रेंज, दैट इज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या है, जो हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और हर टाइप के रेडिएशन को इमिट कर सके, और ये कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो लाइट का होता है वो सब एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एमिट भी कर सकती है। उसके बाद हम इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 0 से लेकर लैम्डा इक्वल टू इनफाइनाइट तक की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिख रखा है, ए मटेरियल इज गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड एमिटर। ये भी हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो अपने पास ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट होता है, ठीक है, मतलब इसकी जो पावर को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, जितना ये एब्जॉर्ब करती है उतना ही क्या करेगी, ये एमिट करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी बोले तो आउटपुट बाय इनपुट, कितना ये गेन करती है और कितना ये इमिट करती है। तो जितना ये गेन करेगी उतना ही, एक सेकेंड, जितना ये गेन करेगी उतना ही क्या करेगी, ये इमिट करेगी। तो अपने पास ऊपर भी वही क्वांटिटी आएगी और नीचे भी वही क्वांटिटी आएगी। तो अपने पास इसका जो एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट है वो अपने को कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट कितना होगा ब्लैक बॉडी का, 1 हो जाएगा। डायग्राम भी आप इसके अंदर ऐड, ये डायग्राम भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट अपने पास ये क्या है, एक ब्लैक बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी सरफेस है, और इस ब्लैक बॉडी सरफेस के ऊपर हमने बहुत सारी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल की। तो ये जितनी भी रेडिएशन है वो सब रेडिएशन, ये क्या है, ब्लैक बॉडी। तो इसको क्रॉस करके कोई भी रेडिएशन आगे नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये हर टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। साथ ही हम इसकी यहाँ पे जो एग्जांपल है वो भी लिख देते हैं। एग्जांपल में क्या होगा, अपने पास जो सन है वो भी, और प्लेटिनम ब्लैक भी, प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, ये एग्जांपल है। बालू रेत को भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसका, अपने पास एक एक्सपेरिमेंटल कर्व आता है जिसको हम ब्लैक बॉडी कर्व भी बोलते हैं, या फिर उसको हम लूमर प्रिंगसाइम कर्व भी बोलते हैं।
लूमर प्रिंगसाइम कर्व इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैक बॉडी का ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये इन्हीं दो साइंटिस्टों ने प्लॉट किया था या ऑब्जर्व किया था एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कर्व प्लॉट किया था। ठीक है, इसलिए इसको हम लूमर प्रिंगसाइम कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास ये क्या है, ये अपने पास कोई एक सेल है इस टाइप से। ठीक है, और इस सेल के अंदर हमने यहाँ पे एक छोटा सा होल मान लिया, यहाँ पे एक होल है ये वाला। ठीक है, पिन होल बोल दिया इसको, पिन होल। ठीक है, और इस सेल के इनसाइड में हमने क्या किया, जो ब्लैक बॉडी है उस ब्लैक बॉडी का जो लेप है वो हमने इसके इनसाइड में कोटेड कर दिया। ठीक है, या फिर जो ब्लैक बॉडी का जो लेप है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हम बाहर से, इस सेल को हम बाहर से हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो ब्लैक बॉडी के पार्टिकल क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, वो ब्लैक बॉडी के जो एटम है वो वहाँ पे वाइब्रेट करेंगे। और जब ब्लैक बॉडी के एटम वाइब्रेट करेंगे, इसके अंदर जो लेप है उस लेप में क्या है, ब्लैक बॉडी के एटम है। और वो ब्लैक बॉडी के एटम वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तो वो यहाँ से क्या छोड़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेंगे। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो कंप्लीट सेल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या हो जाएगा, कंप्लीट फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस पिन होल के अंदर से क्या निकलेगी, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्पेक्ट्रम ले लेंगे। और उस स्पेक्ट्रम की हेल्प से फिर क्या किया गया, वो ग्राफ प्लॉट करके बताया गया। एक्सपेरिमेंट में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हमने क्या लिया, यहाँ पे एक सेल लिया, सेल के अंदर क्या है, एक होल है। उस सेल के अंदर हमने ब्लैक बॉडी का लेप लगाया। ठीक है, और फिर हमने उस सेल को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट किया। ठीक है, अब जब हम उसको हीट करेंगे तो वो उस ब्लैक बॉडी के एटम वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस सेल के अंदर धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, फिर पिन होल से बाहर आएगी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पिन होल से बाहर आएगी तो उसका हम स्पेक्ट्रम नोट कर लेंगे, और उस स्पेक्ट्रम की हेल्प से फिर हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अब जो ग्राफ आया था वो ग्राफ किस टाइप का आया था, ग्राफ पे चलने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर हम पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर हम जो कितनी वेवलेंथ पे अपने को कितने फोटोन आके मिल रहे हैं ये भी हम बोल सकते हैं। कितनी वेवलेंथ पे कितने फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। अब जो स्पेक्ट्रम का जो ग्राफ है अपने पास, वो ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को देखने को मिला था। जो ग्राफ है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक तरफ अपने पास क्या था, हाँ, इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला था। इधर हमने लिखा लैम्डा एम, और इधर हमने लिखा लैम्डा। ठीक है, इधर लिखा ई लैम्डा, सॉरी लैम्डा एम नहीं, ई लैम्डा, और इधर हमने लिखा लैम्डा। ठीक है, अब जो स्पेक्ट्रम से अपने को जो ग्राफ प्लॉट हुआ था वो ग्राफ कुछ इस टाइप से प्लॉट हुआ था, इस टाइप से। ठीक है, ये T1 टेम्परेचर के ऊपर अपने पास ये अपने को ये ग्राफ प्लॉट हुआ, T2 टेम्परेचर के ऊपर अपने को ये ग्राफ प्लॉट हुआ, ये कुछ नीचे आएगा इस टाइप से। ठीक है, और जो T3 टेम्परेचर है उसके ऊपर अपने को ये ग्राफ देखने को मिला। इसको बोल दिया T2 और इसको बोल दिया T3। अब जो T3 टेम्परेचर है ये ज़्यादा है किसे, T2 से, और T2 ज़्यादा है किसे, T1 से। अब यहाँ पे ई लैम्डा क्या है, और लैम्डा तो अपने को पता है वेवलेंथ है, ई लैम्डा क्या है इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ई लैम्डा है अपने पास, ई लैम्डा इक्वल टू इमिसिव पावर, इमिसिव पावर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अपने को किस वेवलेंथ पर कितने फोटोन मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इमिसिव पावर बोलेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि लैम्डा 1 पे मेरे को इतने फोटोन मिल रहे हैं, लैम्डा 1 जो वेवलेंथ है मेरे को इस पे इतने फोटोन मिल रहे हैं, लैम्डा 2 वेवलेंथ पे मेरे को इतने सारे फोटोन मिल रहे हैं। या फिर हम इमिसिव पावर को ये भी बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी इमिट बाय बॉडी, इस ब्लैक बॉडी के द्वारा जो टोटल एनर्जी रिलीज की गई है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ई लैम्डा बोल सकते हैं, या इमिसिव पावर भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एनर्जी की बात की थी, तो सॉरी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी की बात की थी। इंटेंसिटी क्या होती है अपने पास, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो हम इसको लिख सकते हैं ई बाय पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब अगर अपने पास यहाँ पे एनर्जी क्वांटाइज है तो इस इंटेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ, ई की जगह हम लिख सकते हैं, अगर क्वांटाइजेशन का केस है तो एन एच न्यू। ठीक है, और पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर को लिख सकते हैं एन एच न्यू बाय टी। ये क्या हो जाएगी अपने पास, पावर हो जाएगी। पावर क्या होगी, वर्क डन बाय टाइम, और वर्क को हमने किसके बराबर ले लिया, एनर्जी के ले लिया। एनर्जी अगर क्वांटाइज है तो एनर्जी की जगह क्या लिख दिया, एन एच न्यू डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब अपना जो टास्क है वो ये है कि अपने पास ये जो कर्व आया है, T1 टेम्परेचर पे अपने को ये कर्व मिला है, T2 टेम्परेचर पे अपने को ये कर्व मिला है, T3 टेम्परेचर के ऊपर अपने को ये कर्व मिला है। तो इसको एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ये कर्व अपने को क्या क्या बता रहा है। और इस कर्व के बारे में हम क्वांटम मैकेनिकली भी स्टडी करेंगे और क्लासिकली भी इसके कर्व के बारे में हम स्टडी करेंगे।
तो सबसे पहले पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि अपने को ये जो कर्व मिल रहा है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, ये कर्व अपने पास कैसा है, कंटिन्यूअस कर्व है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो कर्व के अंदर जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, एक पर्टिकुलर लेवल तक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसके बाद ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। सेकंड पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर T1 के ऊपर अपने पास पीक वैल्यू यहाँ पे मिल रही थी अपने को, टेम्परेचर T2 की बात आई तो पीक वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल रही थी, टेम्परेचर T3 की बात आई तो पीक वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल रही थी। अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो पीक वैल्यू ओरिजिन की तरफ क्या हो रही है, यहाँ पे पीक वैल्यू ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। और जो पीक वैल्यू ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लो भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने को जो एरिया अंडर द कर्व है, यहाँ पे हाँ ये जो किसी एरिया के अंडर अपने को जो कर्व मिल रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल इमिसिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स किसी बॉडी के द्वारा कितनी पावर इमिट की गई है या कितनी एनर्जी इमिट की गई है उसको ये वाली चीज़ क्या करेगी, रिप्रेजेंट करके बताएगी, एरिया अंडर द कर्व। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो किसी टेम्परेचर T1 पे टोटल इमिसिव पावर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। T1 टेम्परेचर के ऊपर एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला हो जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल इमिसिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। और जब एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व की गई तो यहाँ पे देखा गया जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, टेम्परेचर की पावर 4 के, ठीक है। और जब एरिया अंडर द कर्व टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीफन्स लॉ बोलते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ग्राफ में हम एक बात और ऑब्जर्व करते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर T1 कम था तो जो पीक वैल्यू है, जो इमिसिव पावर है उसकी वैल्यू क्या थी अपने पास, कम थी। टेम्परेचर मैंने और इंक्रीज किया, इमिसिव पावर की वैल्यू क्या होगी, और ज़्यादा होगी। टेम्परेचर T3 किया, और ज़्यादा टेम्परेचर किया तो जो इमिसिव पावर की वैल्यू वो और ज़्यादा अपने को मिल रही। तो हम ये बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो पीक वैल्यू है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, जो एरिया अंडर द कर्व है वो किसकी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर की पावर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो पीक वैल्यू देखने को मिली, पीक वैल्यू देखने को मिली वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर की पावर 5 के, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने क्या बोला, फर्स्ट में हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये क्या है, जो कर्व अपने को मिल रहा है वो कंटिन्यूस है। दूसरा कर्व एक पर्टिकुलर वैल्यू तक इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये कर्व क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बोला हमने, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो पीक वैल्यू वो किस तरफ शिफ्ट हो रही है, ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। जैसे T1 टेम्परेचर पे यहाँ थे, T2 टेम्परेचर बढ़ाया तो ये थोड़ा और ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगी, T3 बढ़ाया तो और ओरिजिन की तरफ क्या होती जा रही है, शिफ्ट होती जा रही है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमने बताया कि, और इसी को हमने क्या बोला है, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोला है। और उसके बाद जो एरिया अंडर द कर्व है वो टोटल इमिसिव पावर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो एरिया अंडर द कर्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर की पावर 4 के, ठीक है। उसके बाद इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब हमने ब्लैक बॉडी का जो ग्राफ देखा था उसमें एनर्जी क्या नहीं थी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी, कहीं पे इमिसिव पावर ज़्यादा थी, कहीं पे इमिसिव पावर क्या थी, अपने को कम मिल रही थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बता रखा है, एट ए गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। स्टार्टिंग में क्या था अपने को, जो ग्राफ है वो कैसा मिल रहा है, यहाँ पे ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे मैं वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ तो जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी का ग्राफ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट में यही बता रखा है, एट ए गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। या फिर जो इमिसिव पावर है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड बिकम मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम तक जाएगी। उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ये क्या हो जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी और जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज होना क्या हो जाएगा, अपने पास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इंक्रीज द वेवलेंथ, अगर मैं उससे आगे वेवलेंथ को इंक्रीज करता हूं तो जो इंटेंसिटी ऑफ हीट ऑफ रेडिएशन है वो डिक्रीज होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। या फिर जो इमिसिव पावर है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये देखो, अगर मैं स्टार्टिंग में वेवलेंथ इंक्रीज करता हूं तो इमिसिव पावर इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाके ये यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद अगर फर्दर मैं वेवलेंथ इंक्रीज करता हूँ तो जो इमिसिव पावर है वो डिक्रीज होती जा रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बता रखा है, थर्ड पॉइंट में अपने को बता रखा है, अब थर्ड पॉइंट में दे रखा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज ए डिक्रीज इन लैम्डा एम। अब लैम्डा एम क्या है, यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट है इसको हमने क्या बोला, लैम्डा M1, इस पॉइंट को क्या बोला, लैम्डा M2, और इस पॉइंट को हमने क्या बोला, लैम्डा M3। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर T1 था तो लैम्डा एम की वैल्यू
ये थी लैम्डा m1 मिल रहा था अपने को। T2 टेम्परेचर पे ये थोड़ा और कम हो गया, T3 टेम्परेचर पे ये वैल्यू और कम होगी। तो ये वही पॉइंट है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जो पीक वैल्यू है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन पीक वैल्यू ऑफ इमिसिव पावर शिफ्ट टुवर्ड द लोअर वेवलेंथ या फिर शिफ्ट टुवर्ड द ओरिजिन, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा एम के। टी को उठा के उस तरफ लेके गया तो क्या जाएगा अपने पास, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट रिमूव किया, टी को उठा के उधर लेके चला गया और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, ये कांस्टेंट की वैल्यू अपने को मिल जाएगी और इसको हम बोलते हैं विंग्स कांस्टेंट, ठीक है। और जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम हमने क्या बोला है, ये पॉइंट अपने पास लैम्डा एम है तो इस पॉइंट के ऊपर अपने को जो इमिसिव पावर है वो क्या मिल रही है, यहाँ पे मैक्सिमम मिल रही है T1 टेम्परेचर के ऊपर। जो लैम्डा M2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, T2 टेम्परेचर के ऊपर अपने को इमिसिव पावर क्या मिल रही है, यहाँ पे मैक्सिमम मिल रही है या फिर पीक वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर अपने को मैक्सिमम मिल रही है T2 टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। सिमिलर T3 टेम्परेचर के ऊपर ये लैम्डा M3 ये है तो लैम्डा M3 क्या है, T3 टेम्परेचर के ऊपर पीक वैल्यू अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी को हमने क्या बोल दिया, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लो बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज एंड इंक्रीज इन इमिसिव पावर एनर्जी इमिशन फॉर ऑल वेवलेंथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, जो इमिसिव पावर की जो वैल्यू है टोटल एनर्जी इमिट बाय बॉडी वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या लिख रखा है, द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी इमिट बाय बॉडी या फिर इमिसिव पावर, ठीक है। जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमिसिव पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर उस बॉडी के द्वारा टोटल एनर्जी कितनी इमिट की गई है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे लिखा E = 0 to इनफाइनाइट लैम्डा एम और डी लैम्डा, ये बोल दिया, ठीक है। उसके बाद ये बोल रखा है जो एरिया अंडर द कर्व है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर की पावर 4 के, ठीक। और ये अपने पास किसके लिए, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर की पावर 4 के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव किया तो कांस्टेंट आया सिग्मा, जिसको हमने क्या बोल दिया, स्टीफन्स कांस्टेंट बोल दिया। स्टीफन्स कांस्टेंट की ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला जो रिजल्ट है वो अपने पास किसके लिए है, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए है। अगर कोई रियल ब्लैक बॉडी होती तो उसके लिए अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा, E = एप्सिलॉन सिग्मा T की पावर 4। और एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, इमिसिविटी, ठीक है। और जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू अपने पास कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली अपने को ये पॉइंट, ये जो ग्राफ है, ग्राफ के ये रिजल्ट अपने को देखने को मिले। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, उस टाइम पर इनको एक्सप्लेन करना बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि फिजिक्स की जितने भी उस टाइम पे ब्रांच थी, क्लासिकल थी या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी या फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल थे वो सब के सब इस ब्लैक बॉडी ग्राफ को, इस कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए अप्लाई किए गए, पर कोई भी कर्व इसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहा था, ठीक है। हालांकि विंग साहब ने कोशिश की, स्टीफन साहब ने कोशिश की, रिलेजन साहब ने कोशिश की, ये सब इसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाए थे। अब ये बात हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि उन सब के अंदर क्या क्या कमियां थी और उन्होंने कितना एक्सप्लेन करके बताया। कंप्लीट कोई भी एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहा था, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उसकी हेल्प से भी ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आया है अपने पास, ये वाला एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई पर उससे भी कंप्लीट एक्सप्लेन करके नहीं बता पाए। उसके बाद 19 में फिर एंट्री होती है मैक्स प्लैंक साहब की, ठीक है। और मैक्स प्लैंक साहब फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देते हैं जहां पे अपने को क्या मिलता है, जो एनर्जी है वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है, E = h/nu, कंटिन्यूस ना होकर क्या होती है, डिसकंटिन्यूस होती है। उस थ्योरी का यूज करके फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करके बताया गया। अब जैसे जैसे ये